Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of online classes. So we are here on our YouTube channel Career Planet और बच्चों मेरा नाम है शैली गुरुवानी। ठीक है, तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, काफ़ी आगे आ चुके हैं, ग्रुप 15 के एंडिंग लेक्चर्स पे हैं, है ना। आई थिंक 1 या 2 क्लास में आपका ग्रुप 15 नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली जो है दैट विल बी कंप्लीटेड। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अमोनिया और नाइट्रिक एसिड, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस। तो जनरली फास्फोरस नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, मुक्त अवस्था में नहीं होता है, जुड़ा हुआ संयुक्त अवस्था में होता है। फास्फोरस मेनली एनिमल चारकोल, जंतुओं की हड्डियों में, है ना, जंतु चारकोल के रूप में, एनिमल चारकोल में आई थिंक 80% तक जो है वो फास्फोरस होता है। अब फास्फोरस के फॉर्म क्या है, तो फास्फोरस फॉस्फोराइट के रूप में मिलेगा, क्लोर एपाटाइट के रूप में मिलेगा, फ्लोर एपाटाइट के रूप में मिलेगा। तो इस बार आपने अगर मॉडल पेपर सॉल्व किए हुए हो तो इनके फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फास्फोरस एंड टाइप्स ऑफ फास्फोरस। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज फास्फोरस के अपर रूप। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फास्फोरस। सबसे पहले जो लाइन हमें बतानी है वो हमें बतानी है फास्फोरस प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं होगा, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ये कंबाइंड स्टेट में मिलेगा बच्चों। मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कंबाइंड स्टेट मतलब साथ में कोई ना कोई होगा, जैसे हड्डियों में भी है तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में है ना, तो फॉस्फेट बना लेगा, कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा इस तरह से। ठीक है, तो यह सदैव संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में आपको मिलेगा। ओके देन, ठीक है। अब बच्चों फास्फोरस के अपर रूप बताइए। तो एक लाइन हम और बता देंगे कि भाई एनिमल चारकोल में बहुत मिलता है ना। तो बच्चे जंतु चारकोल में नियर अबाउट कितना बताया था मैंने आपको, एनिमल बोल्स के अंदर जंतुओं की हड्डियों में कितना बताया मैंने आपको, है ना। तो हम कहेंगे 80% के आसपास। तो जंतु चारकोल में लगभग लिख देते हैं, लगभग 80% तक पाया जाता है। ठीक है, 80% तक मिलेगा। और कहाँ मिलेगा बच्चों फास्फोरस, कहाँ मिलता है, तो हम कहेंगे रॉक्स के अंदर, चट्टानें जो होती हैं ना उनमें मोस्टली क्या हो जाता है, फास्फोरस हमें मिल सकता है। ठीक है, तो यह चट्टानों में भी पाया जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा इनका अपने को पता होना चाहिए कि चट्टानें हैं किसकी बनी हुई है, क्या है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अमोनिया जुपिटर बृहस्पति ग्रह पे मिला था, और शनि वहाँ पे भी इसका काफ़ी अमाउंट होता है, अमोनिया गैस का गुब्बार होता है। ठीक है, सिमिलरली ये रॉक्स में होता है, एनिमल चारकोल में होता है, तो चट्टानों में भी पाया जाता है। ओके, रॉक्स में भी मिलता है, चट्टानों में भी पाया जाता है। देन तो बच्चे फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस किन रूपों में मिलता है, तो फास्फोरस जो है वो फास्फोरस 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है, फास्फोरस देखो अपर रूप मतलब, अपर रूप नहीं लिखती हूँ, फास्फोरस के अपर रूप बाद में लिखूंगी, पहले मैं लिख देती हूँ फास्फोरस संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है। तो बच्चे फास्फोरस संयुक्त अवस्था में, कंबाइंड स्टेट में, मैंने आपको कहा कि मुक्त अवस्था में तो नहीं है, संयुक्त अवस्था में है ना। तो संयुक्त अवस्था में कैसे, है ना, फास्फोरस के अपर रूप पूछे तो ठीक है, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन संयुक्त अवस्था में फास्फोरस किस रूप में है, तो हम कहेंगे फॉस्फेट। और फॉस्फेट कौन सा, तो भी मोस्ट प्रोबेबली कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट में भी हमारे पास 3 रूप है, फॉस्फोराइट, क्लोर एपाटाइट और फ्लोर एपाटाइट। ठीक है, तो हम बताएंगे फास्फोरस संयुक्त अवस्था में, फास्फोरस संयुक्त अवस्था में मोस्टली फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, संयुक्त अवस्था में किस रूप में है, तो हम कहेंगे फॉस्फेट। और फॉस्फेट भी किसका, तो भाई फॉस्फेट कैल्शियम का।
फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस जो है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूला बता दो। तो देखो कैल्शियम फॉस्फेट का अगर मैं बात करूँ तो बेटा कैल्शियम +2, फॉस्फेट क्या होता है -3, फॉस्फेट क्या होता है PO4 -3, है ना, और कैल्शियम फॉस्फेट है तो कैल्शियम +2। तो अब कंपाउंड बिठा लोगे, 3 नीचे आएगा और 2 उधर जाएगा, तो उधर डायरेक्ट 2 नहीं लिखूंगी, 42 हो जाएगा, है ना। PO4 को ब्रैकेट में बंद करूंगी कि मैं चाह रही हूँ पूरा PO4 2 बार है, नहीं तो तुम सीधा वहाँ 2 लगा दोगे तो PO42 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 42 थोड़ा ना करने, मुझे तो 8 ही रखने। ठीक है, तो तुम बताओगे कि भाई ये सबसे पहले इसका जो कंपाउंड है वो है फॉस्फोराइट। फॉस्फोरस संयुक्त अवस्था में किस रूप में है, तो मैं कहूँगी फॉस्फोराइट। तो फॉस्फोराइट का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला तुम खुद बना लो, है ना। कैल्शियम फॉस्फेट बनाना है तो Ca3, समझ में आ रहा है ना, 3 उधर ले जाओ और क्या हो जाएगा, तो मैं कहूँगी PO4 और होल 2, 3 इधर ले जाओ 2 उधर ले जाओ, तो Ca3 PO4 होल 2 फॉस्फोराइट। देन बच्चे तो हम कहेंगे इसके बाद आप लिखो फ्लोर एपाटाइट। ठीक है, अब फ्लोर एपाटाइट क्या है, तो भी फ्लोर एपाटाइट और इससे मिलता जुलता है बच्चे क्लोर एपाटाइट। ठीक है, तो फ्लोर एपाटाइट और क्लोर एपाटाइट। फ्लोर एपाटाइट क्या है, तो आप कैल्शियम फॉस्फेट यूं का यूं लिख दो। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट लिख दो, साथ में फ्लोर है ना, तो कैल्शियम फ्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है भाई, कैल्शियम फ्लोराइड का कॉम्बिनेशन। अब जहां पे 3 है उसके आगे फिर 3 लगा लो, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट 3 गुना है, कैल्शियम फ्लोराइड 1 है, 3:1 का रेशियो है, तो फ्लोर एपाटाइट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड रेशियो तुम्हें मिल गया 3:1। सिमिलरली अगर मैं कहूँगी नहीं क्लोर एपाटाइट, तो कैल्शियम फॉस्फेट तो यूं का यूं लिख दो। ठीक है, और बच्चे साथ में CaCl2। ठीक है, अब रेशियो यहाँ पे भी देखो 3 है तो इसके आगे 3 लिख दो, जहाँ 3 है उसके आगे 3 लिख दो, याद करने का तरीका है और तो क्या है ना, क्योंकि फिर भूल जाओगे 3 का लिखना था, आगे था कि पीछे था, तो जहाँ 3 था उसके साथ और 3 में 3 मस्त रहने दो, तो 3 में 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट 3 गुना, कैल्शियम क्लोराइड 1 गुना, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस का कंपाउंड है तो फॉस्फोरस ज़्यादा होना चाहिए ना। तो सिमिलरली ये फॉस्फेट है कैल्शियम का, क्लोर एपाटाइट साथ में क्लोराइड है, फ्लोर एपाटाइट तो साथ में फ्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड है, और सिंपल तो भाई सिंपल है फॉस्फोराइट। तो भाई ये तो है बच्चे फॉस्फोरस के कंपाउंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कहे कि नहीं फॉस्फोरस बना दो, है ना, फॉस्फोरस बनाने की विधि लिख दो। ठीक है, तो भाई फॉस्फोरस बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपने तो कहा संयुक्त अवस्था में मिलता है ना, तो फॉस्फोरस डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं कि जमीन खोदी फॉस्फोरस निकला, है ना। आपको फॉस्फोरस चाहिए तो एनिमल चारकोल, जंतुओं की हड्डियां वहां खंगालो, या फिर कंपाउंड दिए मैंने आपको वो देख लो। ठीक है सॉरी, तो फॉस्फोरस प्रिपरेशन मेथड, फॉस्फोरस बनाने की विधियां, तो भाई हम कहेंगे मेन सोर्स क्या था, तो फॉस्फोरस किस रूप में मेनली, तो भाई कैल्शियम फॉस्फेट्स ही है मेनली। ठीक है, तो इन कैल्शियम फॉस्फेट्स को क्या करो, सिलिका मिट्टी मिला के गर्म कर दो। तो मैं कहूँगी ठीक है भाई कैल्शियम फॉस्फेट है और आप कह रहे हो सिलिका मिला के गर्म करो, तो हम SiO2 मिला के गर्म कर देते हैं। तो बच्चे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, सिलिका मिला के गर्म करो तो कैल्शियम तो बनाएगा सिलिकेट CaSiO3, और फॉस्फोरस अपने फेमस कंपाउंड P4O10 टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, फॉस्फोरस 4 है ना, तो टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड 10 ऑक्सीजन है ना, P2O5 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, वो द्विलक के फॉर्म में, तो P4O10 है, मेनली फॉस्फोरस इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे अभी भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, P4O10 है। अब बच्चे इसमें 10 कार्बन है ना, कोक मिला दो, तो कोक मिलाते ही C और OCO हो जाएगा, तो मैं कहूँगी P4 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, तो 10C, तो P4 अलग और 10CO अलग, और P4 क्या है, तो फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस कौन सा है, सफ़ेद है, लाल है कि काला है, तो मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि फॉस्फोरस के अपर रूप कितने हैं, तो बच्चे फॉस्फोरस के अपर रूप एलोट्रोप्स है ना, आपसे पूछा जाएगा प्रकृति में फॉस्फोरस कितने रूपों में पाया जाता है, या फॉस्फोरस के अपर रूप कितने हैं,
एलोट्रोप्स, अपर रूप को इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोप्स कितने हैं, है ना। बेसिक टर्म्स आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है, और सही स्पेलिंग के साथ। स्पेलिंग बहुत गलत करते हो तुम लोग, ठीक है। तो एलोट्रोप्स। अब बच्चे फॉस्फोरस के अपर रूप, तो फॉस्फोरस प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है व्हाइट फॉस्फोरस, है ना, हल्का सा येलो दिखता है हवा में। हवा में तो वैसे भी नहीं रख सकती, पानी में रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पानी में रखना पड़ता है, टॉक्सिक है ना। टॉक्सिक मतलब विषैला है, खा लिया तो मर जाएगा आदमी। तो चूहे मारने की दवाई क्या होती है, सफ़ेद फॉस्फोरस देते हैं, चूहे मर जाते हैं, ठीक है। और ज्वलनशील भी बहुत है, मतलब तुमने हवा में रख दिया आग पकड़ लेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको आपको पानी में रखना पड़ता है? भाई कैरोसिन में तुमने सुना है, सोडियम रख लो, पोटेशियम रख लो, इनको कैरोसिन में रखना पड़ता है, लिथियम रख लो। पानी में किसको रखे? तो आंसर सफ़ेद फॉस्फोरस को पानी में रखो। लाल और काला उसको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, एक तो सफ़ेद फॉस्फोरस, दूसरा तो इससे थोड़ा कम क्रियाशील है लाल फॉस्फोरस, और इससे भी कम क्रियाशील है, बहुलक श्रृंखला के रूप में है, तो वो है काला फॉस्फोरस, ठीक है। तो प्रकृति में फॉस्फोरस के 3 अपर रूप है, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, सफ़ेद, लाल और काला, ठीक है। अब सफ़ेद को स्टडी करते, तो देखो सफ़ेद फॉस्फोरस की स्मेल कैसी है? भाई सफ़ेद फॉस्फोरस की गंध कैसी है? तो हम कहेंगे इसकी गंध लाइक गार्लिक, लहसुन जैसी गंध है। जैसी लहसुन में से स्मेल आती है ना, सेम स्मेल व्हाइट फॉस्फोरस में से आती है, ठीक है। अब ये डैश होता है और इसका प्रयोग डैश की दवाई के लिए करते हैं, तो टॉक्सिक है, चूहे मारने के काम आता है, सिंपल। देखो बहुत बार है ना, जब भी लाइव क्लास लेती हूँ आपकी ऐप में, तो बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि बहुत ज़्यादा है, मेरे से याद नहीं होता है, तो याद करना ही नहीं है ना। आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। मतलब आपके पास अगर टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, और यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो रहा है, तो आप क्या करो, आपके पास जो पूरा नोट्स है, मान लो 10 पेज है, ठीक है, तो 15 मिनट निकालो, उन 10 पेज में से क्या करो, छोटे छोटे क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन भी मत बनाओ, एक लाइन है वो आधी लाइन लिखो, डैश कर दो, फिर अगली लाइन है आधी लिखो, डैश कर दो, जैसे मैंने ये किया है ना, ऐसे, ठीक है। या घर में किसी और से करवा लोगे जो तुम्हारा टेस्ट लेना चाह रहा है, उसको बोलोगे मुझे ऐसे फिल इन द ब्लैंक बना के दे, है ना। अब इन फिल इन द ब्लैंक को तुम भर दो। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब तुम्हें चैप्टर याद है ना। बहुत बार क्या होता है, आपके ऊपर ये प्रेशर है कि ना मुझे ये पूरा सफ़ेद फॉस्फोरस याद होना चाहिए, और मैडम आपको कैसे याद है, मुझे तो याद ही नहीं, और तो मुझे भी नहीं याद है, सवाल पूछो मैं आंसर दे दूँ, है ना। अब पूरा ही बोलो तो कोई रामायण का पार्ट तो है नहीं जो बस एक बार शुरू किया और कंटिन्यूसली बोलते चले, है ना। उसमें भी तुमने देखा होगा बड़े बड़े जो संत होते हैं वो एक एक पैरा रीड करते हैं, फिर अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं, बट एक बार तो उनको पढ़ना पड़ता है, अच्छा ये वाले इस पैरा में, इस दोहे में मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी, तो एक बार तो पढ़ेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, नहीं तो शुरू से लेके एंड तक 250-300 पेज सभी बोलता जा, सभी एक्सप्लेन कर दे, तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, और आपको वही लगता है, आपको लगता है कि अच्छा बहुत भारी है, बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत थियरी है, तो मैं कैसे याद करूंगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, और मैं डिप्रेशन में चला गया। बड़ी जल्दी डिप्रेशन में चले जाते, पता नहीं आजकल के बच्चे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, है ना। आप इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लीजिए, आप खुद बनाइए, या जो आपको जज कर रहा है कि यहाँ तक को क्या आता है, तो उसको बोले छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे दे, मैंने आंसर दे दी मतलब मुझे याद है, और नहीं दिए तो वापस पढ़ो बैठ के, मना किसने किया है, ठीक है। सबसे ईजी काम है पढ़ाई करना आज के टाइम में, है ना। तो देखो स्मेल कैसी है, तो हम कहेंगे लहसुन जैसी, अब इसमें रेड टनाई क्या है, ठीक है। फिर ये डैश होता है, इसका प्रयोग डैश की दवाई, तो भाई ये टॉक्सिक होता है, ये विषैली प्रकृति का होता है, ये विषैला होता है, ठीक है भाई, विषैला होता है, और इसका प्रयोग रेड किलर, चूहे मारने की दवाई, ठीक है, इसका प्रयोग चूहे मारने की दवाई के लिए करते हैं। अब देखो ये है टॉक्सिक, और फॉस्फोरस इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने कहा था डायरेक्ट तो सफ़ेद फॉस्फोरस निकलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा, आपके पास फॉस्फोराइट है, क्लोरएपाटाइट है, फ्लोरएपाटाइट है, तो जब फॉस्फोरस इंडस्ट्री में, क्योंकि काम का कंपाउंड है तो फॉस्फोरस चाहिए, है ना, तो इनकी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जो लोग फॉस्फोरस इंडस्ट्री में काम करेंगे, हालांकि मास्क वास्क लगा के काम करते हैं, लेकिन ये है टॉक्सिक, फ्यूम्स भी जल्दी जल्दी बनाता है, रखना भी पानी में पड़ता है, थोड़ा सा भी हवा में आया तो फ्यूम्स बना लेगा, है ना। तो भाई जो इसकी इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, उनमें एक स्पेसिफिक डिजीज़ होता है, एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं फॉसीजो, है ना। जो लोग फॉस्फोरस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो एक बीमारी से ग्रसित होते हैं, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, फॉसीजो, हिंदी में भी यही लिखना है बच्चों,
ठीक है, हिंदी में लिखना है फॉसीजो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जौ मतलब जॉज, जबड़े, है ना, तो जबड़े धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बिल्कुल मुंह जो है वो खाली हो जाता है ना, जॉज डीके हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है जिसमें जबड़े जो हैं, जॉज जो हैं उनका डीके स्टार्ट हो जाता है, वो सड़ने लगते हैं। तो ये है व्हाइट फॉस्फोरस का जनरल इंफॉर्मेशन। फिर मैंने कहा इसको रखेंगे कहाँ, तो भाई देखो श्वेत फॉस्फोरस का ज्वलन ताप, हर चीज का, हर कंपाउंड का क्या होता है, ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो आग पकड़ ले, जैसे पेट्रोल है तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ना, वैसे कि वैसे ये उससे भी कम टेम्परेचर पे क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, आग पकड़ लेता है। तो इसका ज्वलन ताप मतलब इसको जलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए तो वो बहुत कम होता है, ज्वलन बिंदु, ज्वलन ताप बहुत कम होता है ना, इसलिए यह वायु में आग पकड़ लेता है। आने तो उसको हवा में, तो ये फायर कैच कर लेगा, वायु में आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर इन एयर, वायु में आग पकड़ लेता है। तो अब क्या करें भाई, आग पकड़ लेता है तो हम कहेंगे अतः इसे कहाँ रखेंगे, तो इसे हम पानी में, ठीक है, इसे हम पानी या जल में रखा जाता है। ठीक है, चलो तो देखो थोड़ा हिंट वो देगा ना, अच्छा श्वेत फॉस्फोरस का ज्वलन बिंदु डैश, तुम बताओ। हाँ, अब हम बता देंगे, अच्छा श्वेत फॉस्फोरस का ज्वलन बिंदु कम है ना, ज्वलन बिंदु वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज़ जलने लग गई। ठीक है, तो बहुत कम टेम्परेचर पे क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, मतलब अपन जहाँ आराम से नॉर्मली रह रहे इस टेम्परेचर पे तो रुकेगा ही नहीं, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो आग पकड़ लेगा तो फिर संभालो उसको, पानी में रख देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अंधेरे में श्वेत फॉस्फोरस चमकने लगता है ना, इन डार्क ये ग्लो करेगा भाई, ये चमकने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वेपर जो है बच्चों वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है ना, क्योंकि इसकी वाष्प अंधेरे में क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, तथा मुक्त ऊष्मा है ना, जो लिबरेटेड हीट है, मुक्त ऊर्जा कह दो, मुक्त ऊर्जा जो है वो प्रकाश के रूप में, लाइट के फॉर्म में होती है। मुक्त ऊर्जा प्रकाश के रूप में होती है। ठीक है, यह घटना, तो बच्चे यह घटना स्फुरदीप्ति, ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति, फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस या रसायन स्फुरदीप्ति, केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, केमिल्यूमिनेसेंस, वे केमिकल जल गया और चमक रहा है तो इस घटना को केमिल्यूमिनेसेंस है ना, ये हम इसको कहते हैं या स्फुरदीप्ति कहते हैं। ठीक है, तो वे अंधेरे में कौन सा फॉस्फोरस चमकता है, सफेद फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वेपर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और जो ऑक्सीडेशन पे जो एनर्जी निकल रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ऊष्मा नहीं, प्रकाश के रूप में निकल रही है ना, इसलिए चमकने लग गया। ठीक है, और क्या है हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस का इंफॉर्मेशन, तो भाई अक्रिय वातावरण में ये उबलते हुए NaOH में घुलकर विषैली गैस फॉस्फीन बनाता है। ठीक है, तो हम फॉस्फोरस, अब देखो फॉस्फोरस P4 अणु के रूप में होता है, फॉस्फोरस P4 अणु के रूप में होता है, अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो फॉस्फोरस हो गया P4। अब आप कह रहे हो कि व्हाइट फॉस्फोरस की बात कर रहे हो, ठीक है, फिर आपने कहा कि नहीं भाई NaOH, उबलता हुआ NaOH ले लो, ठीक है ना, तो अक्रिय वातावरण, ठीक है, कुछ मिलाएंगे नहीं, NaOH और फॉस्फोरस को तो हमने पानी में रखा है। ठीक है, तो यह बनाता है फॉस्फीन प्लस, तो भाई प्लस में ये बनाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, तो ये भी सवाल बनेगा कि सफेद फॉस्फोरस की क्रिया NaOH से कराइए। ठीक है, NaOH से कराइए और ये क्या बनाएगा, तो आपको बताना है भाई ये बनाता है फॉस्फीन, PH3 बहुत फेमस गैस है ना, इसको बैलेंस कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 3 कर दो, तो आपके पास क्या है PH3, P4 है ना, तो तुम्हें 12 हाइड्रोजन चाहिए,
तो 12 हाइड्रोजन में देखो 3 2 जा 6 और 3 कितना हुआ 9। अच्छा उधर भी तो फॉस्फोरस है, ठीक है, तो PH3 और NaH2PO2, P उधर भी है ना तो 3 इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास ये NaH2PO2 प्लस PH3 है ना, तो 4 फॉस्फोरस है तो 4 आ गए ना, 3 और 1 4 तो बराबर है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, याद रखना है भाई, व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH में मिलाया, रखना तो पानी में ही है, थोड़ा NaOH मिला दो है ना, उबलता हुआ NaOH मिला दो और ये आंसर बनाएगा फॉस्फीन, ठीक है। फॉस्फोरस का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, लेकिन वो टॉक्सिक है और ये भी टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। अब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील क्यों है ना, तुमसे पूछे कि भाई इतना ज़्यादा रिएक्टिविटी का वजह बताओ। तो देखो फॉस्फोरस जो है ना बच्चे, ये चतुष्फलकीय इकाई, सफ़ेद फॉस्फोरस कैसे मिलेगा, तो तुमने कहा P4 अणु, P4 अणु मतलब 4 फॉस्फोरस, 4 हो गए, लेकिन अभी तो उसने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो मैं कहूँगी अच्छा ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ये लो तीसरा, और इसने भी 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं तो ये लो तीसरा। अब मुझे बताओ फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, हर फॉस्फोरस 3-3 बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे ठीक है ना, सबके ऊपर एक एक लोन पेयर है, सबके ऊपर एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो हर फॉस्फोरस के ऊपर क्या है बच्चे, एक एक लोन पेयर है, और ये जो एंगल आ रहा है ना ये 60 डिग्री पे सेट होगा। अब तुम बताओ हर फॉस्फोरस जो है वो आपका ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री, ये भी 60, सारे 60 पे है, तो हम कहेंगे पूरा तो 120 था, 2 में बटा है ना इसलिए। तो P4 की डिस्क्रीट यूनिट मतलब अकेला P4 मिल जाएगा, लेकिन अकेला P4 4 P एटम जुड़े हुए रहेंगे 60 डिग्री में। अब हम जो रिंग पढ़ते हैं साइक्लिक, अगर आपने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी है या आगे अगर आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो स्ट्रेन थ्योरी है ना, तनाव, बेयर का तनाव सिद्धांत, वो कहता है भाई ऐसी कोई भी रिंग को मैं स्वीकार नहीं करूंगा जो 60 डिग्री पे है ना। आपको 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है तो एंगल आपका 109 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, 112 होना चाहिए, चल जाएगा है ना। 60 डिग्री में कोणीय तनाव बहुत ज़्यादा यूँ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें कोणीय तनाव बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम तो उसको नहीं रख सकते। तो देखो P4 में कोणीय तनाव, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिंग जो है वो खुल जाएगी है ना, रिंग जो है वो खुल जाएगी, सारे फॉस्फोरस अलग हो जाएंगे। अब फॉस्फोरस तो बेचारा हवा में आग पकड़ लेता है, आपने सारे फॉस्फोरस खोल दिए, तो हम कहेंगे हाँ कोणीय तनाव ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, कम स्थायी है, और हवा में आग पकड़ लेगा और क्या बना लेगा, तो भाई P4O10 की वाइट फ्यूम्स बना लेगा। मतलब फॉस्फोरस जो है, वाइट फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं, वायु के संपर्क में आएगा तो फॉस्फोरस क्या बनाएगा, P4O10। स्ट्रक्चर भी बनाएंगे इसका हम आज या फिर नेक्स्ट क्लास में, P4O10। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्यों क्रियाशील है, तो आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है, कोणीय तनाव ज़्यादा है ना। स्ट्रेन थियरी, तनाव बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेन थियरी के 3 ही, 60 डिग्री का तनाव बहुत ज़्यादा है 2 एटम के बीच में, या इस तरह से 3 एटम कंटिन्यूसली कंबाइन हो रहे हैं, तो 60 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, तो ये खुल जाएगा। खुलते ही आपको पता है वैसे ही क्रियाशील था, वाइट सबसे पहले खुलेगा, रेड और ब्लैक जो है इससे कम रिएक्टिव है। क्लियर। तो ये पहला है हमारे पास सफ़ेद फॉस्फोरस, ठीक है। मैं हट जाऊंगी बोर्ड से, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं है ना। अब हम बढ़ते हैं कि चलो भाई लाल फॉस्फोरस पढ़ लेते हैं, वाइट तो हमारा हो ही गया। तो आफ्टर दैट हम चलते हैं रेड फॉस्फोरस के पास। तो देखो लाल फॉस्फोरस लाल है ना, वाइट सफ़ेद ही होता है, थोड़ा सा हल्का सा भी लाइट उसके ऊपर पड़ता है ना तो पीला हो जाता है, थोड़ा चमकने लगता है। सिमिलरली ये तो जंग कैसे लगता है, जंग लगती है तो कैसा धूसर लाल हो जाता है ना, रस्टेड आयरन जैसी चमक वाला है। अब वो टॉक्सिक था, ये टॉक्सिक नहीं है ना, इसकी कोई गंध नहीं है, वो लहसुन जैसी गंध वाला था, इसमें कोई गंध नहीं है, ये टॉक्सिक भी नहीं है, ये पानी और CS2 में नहीं घुलता है, वो भी नहीं घुल रहा था पानी में, तो रखते थे ना पानी में, घुलता थोड़ा ना था, ठीक है। फिर स्फुरदीप्ति नहीं दर्शाता है, स्फुरदीप्ति मतलब अंधेरे में फास्फोरस की वाष्प चमकने लगती है, इस घटना को क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति। तो हम कहेंगे नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना ये रेखीय श्रृंखला के रूप में है, ये कम क्रियाशील, तो उसके सवाल ज़्यादा बनते हैं, इसके सवाल कम बनेंगे क्योंकि उसमें खास बातें थी, उसकी स्मेल है ना, उसकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उसमें कोणीय तनाव है ना, और उसमें टॉक्सिक है, दवाई क्या बन रही है उसकी, इसमें कुछ है ही नहीं, वो अंधेरे में चमक रहा है तो है ही नहीं, तो ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन भी कम बनेंगे। अब लाल फॉस्फोरस को
स्ट्रक्चर ही बता दें कि लाल फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो इसमें होगा क्या, तो इसमें P4 की चतुष्फलकीय इकाइयां है ना, इसमें P4 की टेट्राहेड्रल यूनिट्स, P4 की चतुष्फलकीय इकाइयां, चतुष्फलकीय इकाइयां रेखीय श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। P4 की जो यूनिट्स है वो लीनियर चेन बनाती है, रेखीय श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। ठीक है, रेखीय श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है, लीनियर चेन ऑफ टेट्राहेड्रल P4 यूनिट। मतलब क्या हुआ, तो देखो लाल फास्फोरस है, लाल से बना लेते हैं। देखो वहां हमने क्या पढ़ा था, P4 मैंने कहा था एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा और चौथा, है ना। फिर तुमने कहा कि यहाँ बॉन्ड है और यहाँ भी बॉन्ड है, तो इसमें क्या करो, लेफ्ट राइट वाला बॉन्ड खोल दो और आगे जोड़ना शुरू करो। तो ठीक है, लेफ्ट राइट वाला खोलना है, तो चलो तनाव ज़्यादा था तो थोड़ी तनाव से मुक्ति तो मिली, है ना। इन चारों को बांध दिया तो कम से कम दो को तो आज़ाद किया, तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स बना दिए। तो फ्रेंड्स बना दिए मतलब लीनियर चेन, ठीक है। तो इनको ग्रुप मिल गया, तो ये थोड़ा कम क्रियाशील हो गया, इसकी शांति आ गई कि वह चलो अब टेंशन नहीं है, है ना। तो ये रेड फास्फोरस है, अब इतना लंबा एटम है तो इनको तो खुलने में टाइम लगेगा, वहाँ तो तनाव ज़्यादा था तो खुल जाता था, तो क्रियाशीलता ज़्यादा। ये तो हम कहेंगे नहीं, ठीक है, रेखीय श्रृंखला है, श्रृंखला आती है थोड़ा बहुलक बन जाता है, तो हम कहेंगे तनाव जो है थोड़ा कम हो जाएगा। अब बनेगा कैसे भाई, लाल फास्फोरस को बनाओ, ठीक है भाई, लाल फास्फोरस प्रिपरेशन नहीं है हमारे पास, ओके। तो देखो लाल फास्फोरस बनाएंगे कैसे, तो देखो आपको क्या करना है, सफेद फास्फोरस को, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस को नाइट्रोजन के अक्रिय माध्यम में गर्म करना है 573 केल्विन। और गर्म कितना, बहुत गर्म करना है, मतलब 2-4 दिन 6 दिन सप्ताह भर गर्म करते रहो, ठीक है, फॉर तो मैनी डेज, है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, कई दिनों तक। तो भाई सफ़ेद फास्फोरस को अगर मैं कई दिनों तक क्या करूँ, गर्म करूँ, तो सफ़ेद फास्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो हम कहेंगे लाल फास्फोरस, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, लाल फास्फोरस को ही हाई प्रेशर पे गर्म करूँ, है ना भाई, सफ़ेद को गर्म किया तो क्या बन गया, लाल, और सफ़ेद को बहुत दिन गर्म करना है तो लाल बन जाएगा, है ना। और लाल फास्फोरस को मैं क्या करूं, तो अगर मैं हाई प्रेशर पे हीट करूं, ठीक है, तो अब मेरे को मिल जाएगा काला फास्फोरस, ठीक है। तो सफ़ेद फास्फोरस को गर्म करते हैं नाइट्रोजन की इनर्ट मीडियम में, है ना, क्योंकि क्रियाशील बहुत ज़्यादा है तो हवा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो 573 केल्विन मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, काफ़ी टेम्परेचर है, उसको गर्म करते चलो, बहुत दिन तक गर्म करो तो रेड बनेगा। रेड को भी गर्म करो, हाई प्रेशर पे गर्म करो, तो रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई रेड आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक के अंदर, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि इसमें ना तो कोई स्मेल होती है, ना ये पॉइजनस है, टॉक्सिक भी नहीं है, स्फूर दीप्ति भी नहीं दर्शाता है, पानी में भी नहीं घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी नहीं घुलता है, तो इसके क्वेश्चंस कम मिलेंगे आपको, है ना। और इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि भाई ये लीनियर पॉलीमर के फॉर्म में है, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड है हमारे पास काला फास्फोरस। अब देखो काला फास्फोरस भी दो तरह का, कौन सा, तो हम कहेंगे देखो अल्फा ब्लैक की बीटा ब्लैक, काला तो है, ये ज़्यादा काला है कम काला है ना, तो अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। तो ये कह रहे हैं मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना, ये मोनोक्लिनिक होता है, एक अंताक्ष होता है या त्रिसमंताक्ष होता है, और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, तरीका भी अलग है। अब देखो अगर मैं लाल फास्फोरस को बंद नलिका में 803 केल्विन पे गर्म करूं, अगर मैं लाल फास्फोरस को बंद नलिका में 803 केल्विन पे गर्म करूं, तो मुझे जो फास्फोरस मिलेगा वो मिलेगा अल्फा ब्लैक। अब अल्फा काला लिखोगे तो अजीब लगेगा ना, तो अल्फा ब्लैक लिखो। लेकिन अगर मैं व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पे, उच्च दाब पे गर्म करूं, तो मुझे मिलेगा बीटा ब्लैक, ठीक है।
फर्क क्या है, तो क्रिस्टलीय संरचना जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में ये मोनोक्लिनिक होता है, एकंताक्ष, या फिर ये होता है त्रिसमन्ताक्ष, है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ठीक है, रिएक्टिविटी अलग अलग होती है ना, कौन कितने पे टेम्परेचर पे आग पकड़ सकता है, कौन कितने टेम्परेचर पे स्थायी रह सकता है, तो ये कुछ चीज़ें इनकी अलग होती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि भाई ब्लैक फॉस्फोरस के भी दो फॉर्म हैं, एक है बच्चों अल्फा ब्लैक और दूसरा है बीटा ब्लैक। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो वाइट फॉस्फोरस कंप्लीट, ब्लैक फॉस्फोरस कंप्लीट, है ना, फिर अल्फा ब्लैक कंप्लीट और बीटा ब्लैक कंप्लीट। ठीक है, अब एक बार मैं आपकी एनसीईआरटी चेक करूं तो आपको एनसीईआरटी में फॉस्फोरस के आगे नया टॉपिक दिया है बच्चों, फॉस्फीन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं, बस पहले से नोट्स नहीं आज तो थोड़ा अपन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे फॉस्फीन, है ना, फॉर्मूला है PH3। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमने स्ट्रक्चर पहले भी बना रखा है भाई फॉस्फीन का, है ना, फॉस्फीन फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फॉस्फोरस तो समूह 15 का है, 5th A का है, परमाणु क्रमांक 15 है, 2 8 5, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से 3 बॉन्ड बना लिए, 1 लोन पेयर। तो बच्चे फॉस्फीन में बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है, टोटल 4, मतलब संकरण, तो मैं कहूँगी संकरण sp3 है भाई, है ना, कुल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो संकरण sp3 है। और ये ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, तो देखो ये जो ज्योमेट्री आती है ना बच्चों, ये कुछ ऐसा ऐसा बन जाता, तो ये पिरामिड जैसा बनता है ना, तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडीय ज्यामिति। ठीक है ना, फिश लाइक स्मेल होती है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो ये है फॉस्फीन। अब आपको देखना है कि भाई फॉस्फीन बनाएंगे कैसे, तो बच्चे आपको फॉस्फीन बनाना है, फॉस्फीन बनाने की विधियां देख लेते हैं हम। चलो, तो फर्स्ट हम लिखते हैं फॉस्फीन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन बनाने की विधियां, तो देखो फॉस्फीन बनाऊं तो ऐसा फॉस्फोरस का कोई कंपाउंड तो लाओ, तभी तो फॉस्फीन बनाएंगे। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, आप ऐसा करो, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड के अम्लीय जल अपघटन द्वारा आप क्या कर सकते हो, फॉस्फीन बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चे आपको मिलाना है कैल्शियम फॉस्फाइड के जल अपघटन द्वारा। अब अम्ल मिला के जल अपघटन करो या पानी मिला के जल अपघटन करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है, अच्छा पहले कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला तो समझे। तो देखो कैल्शियम +2, फॉस्फाइड फॉस्फोरस -3, है ना, कैल्शियम +2 फॉस्फोरस क्या -3, तो हम कहेंगे अच्छा ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो कैल्शियम फॉस्फाइड तो तुम बना ही लोगे। तो बच्चे कैल्शियम फॉस्फाइड है Ca3, है ना, और P2। अब तुमको पानी मिला लेता हूँ तो पानी मिला लो, तो कैल्शियम, है ना। अब तुम खुद ऐसे दिमाग लगाओ कि भाई देखो यहाँ कैल्शियम +2 है, फॉस्फोरस -3 है, पानी में H+ है, OH- है, तो कैल्शियम +2 OH- से रिएक्ट करेगा ना, तो इसमें क्या बताऊँ, CaOH2 बनेगा। कैल्शियम +2 OH- से रिएक्ट करेगा तो CaOH2 बनेगा, और फॉस्फोरस -3 से H से रिएक्ट करेगा तो फिर फॉस्फोरस को 3 H लगेंगे तो PH3 बनेगा। अब यहाँ कैल्शियम 3 है, एक कैल्शियम को 2 OH चाहिए थे तो 3 को 6 चाहिए, और यहाँ ये बन जाएगा 2 PH3। और ऐसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे करो, कैल्शियम फॉस्फाइड में HCl मिला लो, सेम रिएक्शन कर लेते हैं, है ना, और HCl भी CaCl2 होता है ना, तो मैं कितने मिलाऊँ, हाँ 6 ही ले लेती हूँ। देखो सेम चीज़ बता रही हूँ, करना क्या है इसमें, कैल्शियम +2 है, फॉस्फाइड -3 है, और अभिक्रिया तो बना लोगे ना भैया, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है सिंपल, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और फॉस्फीन बनेगा। तो हम कहेंगे हमारे पास जो आंसर है वो है CaCl2,
कैल्शियम 3 है तो CaCl2, कैल्शियम फॉस्फाइड में कैल्शियम कितना है 3 है तो CaCl2, और PH3 2 P है तो 2 PH3 बना लेते हैं, तो ट्वाइस PH3, तो भाई PH3 तो है फॉस्फीन, है ना। अब कैल्शियम फॉस्फाइड में अम्ल मिलाओ, चाहे तुम क्या करो पानी मिलाओ, ठीक है। अब लैब में बनाओ, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है प्रयोगशाला विधि बताओ, पहला नहीं दूसरा तरीका, तो अभी मैंने आपको बताया था सफेद फास्फोरस आपके पास पड़ा ही है पानी के अंदर, सफेद फास्फोरस तो पड़ा ही है पानी के अंदर, उबलता हुआ NaOH मिला लो। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि हाँ P4 ले लेते हैं, उबलता हुआ NaOH, या अभी हमने कुछ 3 NaOH लिखा था और 3 जल के अणु, तो हम कहेंगे एक तो बनेगा फॉस्फीन और एक बनेगा NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो भाई सफ़ेद फास्फोरस, सवाल बन जाएगा श्वेत फास्फोरस में उबलता हुआ NaOH मिलाने पे कौन सी गैस बनती है जो कि टॉक्सिक है, तो आंसर देंगे कि भाई गैस तो बन गई, ज्वलनशील गैस है और वो क्या है टॉक्सिक है, ठीक है। अब भाई फॉस्फीन के कैरेक्टर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉस्फीन। देखो फॉस्फीन टॉक्सिक है, खास बात क्या है कि शुद्ध अवस्था में अगर तुमने बिल्कुल शुद्ध फॉस्फीन बनाई है तो बच्चे शुद्ध अवस्था में PH3 अज्वलनशील गैस है, आग ही नहीं पकड़ती है। सोचो आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन शर्त इतनी है कि प्योर होनी चाहिए, और अब तुम्हें विश्वास है खुद पे कि प्योर तो कहाँ से लाऊंगा, है ना, अज्वलनशील गैस है। अब तुम कहोगे बनाऊंगा एक तो सफ़ेद फास्फोरस से खतरा, या फिर है ना अभी वो बनाया था क्या फॉस्फाइड में अम्ल मिलाऊंगा, अब अम्ल में थोड़ी अशुद्धि हो गई, है ना, या थोड़ा फॉस्फोरस फ्री रह गया। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यदि इसमें P4 फॉस्फीन के अंदर थोड़ा सा भी P4 रह गया तो देखो बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। तो यदि इसमें क्या हो भाई P4 हो, या P4 की वाष्प मतलब जो फॉस्फोरस आपने लिया, या P2H4 फॉस्फोरस का हाइड्राइड है, P2H4 ये अशुद्धि है कि अशुद्धि उपस्थित हो, कि अशुद्धि उपस्थित हो, तो बच्चे ये हाईली इन्फ्लेमेबल, तेजी से आग पकड़ लेगी, फिर तो छोड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, प्योर है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्योर नहीं है बच्चे तो ये क्या है हाईली इन्फ्लेमेबल है ना, अशुद्धि उपस्थित हो तो यह बहुत अधिक ज्वलनशील हो जाती है, ज्वलनशील होती है। तो टेंशन तो खत्म ही नहीं हुआ, खतरा तो टलता ही नहीं है हमारा, ठीक है। अब क्या करें, तो भाई अब हमारे पास एक जुगाड़ है साइंस के लोग जुगाड़ लगाएंगे, तो हम कहेंगे देखो बनाएंगे तो सही, अब गारंटी नहीं है शुद्ध बने, है ना, थोड़ा खुद पे भी है, थोड़ा नहीं भी चलो, अब भगवान के भरोसे काम नहीं कर सकते, केमिस्ट्री में काम करना है, लैब में काम करना है, तो सिक्योरिटी से काम करना पड़ेगा, कुछ भी गड़बड़ हो गया ब्लास्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है जब ये बनेगी ना तो इसको HI में घोल देंगे। अब ऐसा क्यों, तो मुझे बताओ, अमोनिया को भी तो HCl में मिला लेते थे, अमोनियम क्लोराइड, फिर हम अपने काम कर सकते थे, है ना। तो जब ये बनती है ना, अतः इसे बनाते समय या बनाने के बाद, इसे बनाने के बाद जैसे ही आपने फॉस्फीन बनाई और आपको खतरे की घंटी लगी, है ना, तो इसे बनाने के बाद तुरंत HI में अवशोषित कर लेते हैं। तो PH3 आपके लिए खतरा नहीं थी, खतरा आसपास के लोग थे, ठीक है। अब आसपास के लोग को हम नहीं हटा सकते तो मत हटाओ, मेन कंपाउंड हटा दो, है ना, तो तुरंत HI में अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास थी PH3, हमने कहा कि हम इसको HI में एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये बना PH4I। तो बेटा PH4 फॉस्फोनियम, PH4 फॉस्फोनियम और I है आयोडाइड, तो ये क्या बना लेती है, तो हम कहेंगे जैसे ही हम इसको HI में एब्जॉर्ब करेंगे तो ये बना लेती है फॉस्फोनियम आयोडाइड। ये सवाल बनेगा भाई, ठीक है। और अब इसकी क्रिया, तो बच्चों इसकी क्रिया KOH से कराने पर, है ना, इसकी क्रिया KOH से कराने पर, भाई HI क्या था, अम्ल था ना, क्षार मिला लो, है ना, KOH से कराने पर
पुनः फॉस्फीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर से क्या होगा, तो हम कहेंगे फॉस्फीन बन जाएगी। ठीक है, तो आपके पास है PH4I, है ना, आपने इसको HI में एब्जॉर्ब किया। ठीक है, PH4I को HI में एब्जॉर्ब किया और आपका आंसर बनेगा, तो हम कहेंगे हमारा आंसर बनेगा PH3, सॉरी आपके पास था PH4I, ध्यान भटक गया भाई मेरा PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड मिलाया क्या तुमने ऊपर से KOH। ठीक है, तो KOH मिलाते ही क्या होगा, तो मैं कहूँगी PH3 और KI और वाटर, अम्ल क्षार अभिक्रिया तो करानी थी, तो एक्चुअली मैं KOH और HI की अभिक्रिया करा रही हूँ। HI दिख क्यों नहीं रहा, तो HI इसमें मिलाया था ना, तभी तो ये बना। तो अब देखने की कोशिश करो, PH4I को देखने की कोशिश करो, PH3 अलग और HI अलग। ठीक है, तो ये है बच्चों फॉस्फोरस की प्रिपरेशन, है ना, और फॉस्फोरस बनाने में तकलीफें क्या थी। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस नहीं, फॉस्फीन, है ना, फॉस्फीन की स्मेल कैसी है, फिश जैसी है, फिर प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, है ना, टॉक्सिक है, कहाँ हम काम में ले सकते हैं, है ना, आगे इसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने, तो आई थिंक 5-10 मिनट का टॉपिक बाकी है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ, आगे क्लास कंटिन्यू करनी है इसलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।